हाय एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 47 ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने राज्यसभा पूरा क्लोज कर लिया था, उसके प्रोविजन, उसके सब प्रोविजन, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सारी चीज़ों को डिस्कस करा था। फेडरल सेटअप क्या था, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। ठीक है, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा के अंदर आपका आर्टिकल 312 टू 49, 67 सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो दैट वाज द एंड ऑफ राज्यसभा, जो उनका कॉम्पोजिशन है, वर्किंग है, जो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, उनकी फंक्शनिंग, ऑल दोज थिंग्स, राइट। आज के लेक्चर में हम लोकसभा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट, आप में से कई लोग वापस आके वीडियोस देख रहे हैं, बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग, दे आर नॉट लाइकिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, इफ़ यू आर वॉचिंग इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट विल हेल्प अस टू ग्रो आवर चैनल, इवेंचुअली वो आप ही को हेल्प करेगा। सो प्लीज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, so without wasting more time, so we are starting on today's lecture 47, which is the introduction of Lok Sabha. आज के कंटेंट में हम, आज के लेक्चर का जो कंटेंट है बेसिकली वो आपका इंट्रोडक्शन टू लोकसभा है। विल स्टार्ट विद द बेसिक जो कॉम्पोजिशन है लोकसभा का, कितने सीट्स हैं, कितने यूटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इलेक्ट होकर आते हैं लोकसभा के अंदर, विल डिस्कस दैट। ठीक है, देन विल डिस्कस अबाउट सम स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा, जिसके अंदर आपका मनी बिल, फाइनेंस बिल और इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देन इवेंचुअली विल ऑल्सो क्लोज कि जो लोकसभा का स्पीकर है, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर्स के क्या प्रोविजन होते हैं, क्या छोटे मोटे पावर्स होते हैं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट का क्या रोल है, ठीक है, क्या एज अ इंचार्ज ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट कैन द एक्शंस बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर जो लोकसभा का सेक्रेटरी है उसको क्वेश्चन करा जा सकता है जो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी है निभाने पे इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन माइनर प्रोविजंस इन लाइक जैसे आपका इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन जो रिमूवल है, ठीक है, उसका क्या प्रोसेस है, क्योंकि हमने राज्यसभा के अंदर डिटेल में डिस्कस करा है तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा टाइम लेगी नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि भाई रिमूवल कैसा रहता है, इफेक्टिव मेजोरिटी है नहीं है, रेजोल्यूशन अगर निकालना है तो कितने मेंबर्स की नीड होगी सच उस रेजोल्यूशन पे सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, और अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के रिमूवल का अगर रेजोल्यूशन है तो क्या वो प्रिसाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते उस लोकसभा सेशन को, और उनका जो वोटिंग राइट है, ठीक है, कि वो फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट करेंगे या टाई ब्रेकर पे वोट करेंगे, जो हमारे डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के केस में हमने डिस्कस करा था, वही सेम चीज़ें कुछ हम बेसिक डिस्कस करेंगे। एंड दिस विल गिव अस द फाउंडेशन ऑफ लोकसभा, जिस पे हम थोड़ा टॉपअप करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा स्पीकर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अलॉन्ग विद द टेन्योर ऑफ लोकसभा, ये सारी चीज़ें हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। ठीक है, सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आज का सबसे पहला जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट है वो आपका कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो टोटल सीट्स हैं दैट इज़ योर 550। ठीक है, 550 में से 530 आपके स्टेट्स की होती हैं जो एमपी सेलेक्ट होके आते हैं, और 20 आपके यूटी के हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट होके आते हैं ये आपके जो हर 5 साल के अंदर इलेक्शंस होते हैं, जिसे आप जनरल इलेक्शंस कहते हैं। ठीक है, या फिर लोकसभा इलेक्शंस, जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आता है वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा बनता है, बिकॉज वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का। ठीक है, तो 530 जो मेंबर हैं वो आपके स्टेट्स के हैं, ठीक है, इलेक्टेड एमपीज फ्रॉम द स्टेट्स, और 20 जो हैं आपके वो यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे आपके दिल्ली, पौंडी। ठीक है, तो यूटी जिन यूनियन टेरिटरीज के अंदर स्टेट लेजिस्लेट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहाँ से जो बंदे इलेक्ट होके आते हैं वो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा बनते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले जो केस था वो आपका 552 का था, पहला जो काउंट था। अब इसमें आपका जो 2 एक्सेस थे वो आपके एंग्लो इंडियंस का वो था, एंग्लो इंडियंस, जिसको अब हटा दिया गया है, विच इज़ नो मोर रिजर्व्ड। ठीक है, लोकसभा के अंदर पहले 2 सीट जो थी वो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व थी, उसको गवर्नमेंट ने हटा के उसको 552 से टोटल सीट्स ऑफ 552 से वो 550 पे लेके आ गए, एक्सक्लूडिंग जो 2 सीट्स थी फॉर द एंग्लो इंडियन। और ये जो रिमूवल था दिस वाज डन थ्रू
104th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो 104 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जो 2 सीटें रिजर्व थी फॉर एंग्लो इंडियंस, ये रिमूव कर दी गई, ठीक है। अब जो आपके पार्लियामेंट मतलब जो लोकसभा की बात हो रही है, उसमें आपके अभी के टाइम पे 530 + 20 है, ठीक है। ये आपका जो है 20 ये मैक्सिमम है, ठीक है। आज के टाइम पे ये अभी जो काउंट है दैट इज़ 13, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ से इलेक्शंस होते हैं वो आज भी 1971 के सेंसस के बेसिस पे होता है, ठीक है। 1971 के सेंसस पे ही आपका डिसाइड होता है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे मतलब कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और उस हिसाब से आपके उन कॉन्स्टिट्यूंसीज पे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, मतलब वोटिंग होती है, और फिर इलेक्शंस के रिजल्ट के बेसिस पे दे गेट इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, ठीक है। अब स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा में आपका सबसे पहला होता है जो, अगर आप ऑब्वियसली बात है स्पेशल पावर डिस्कस कर रहे हो तो वो राज्यसभा के साथ ही कंपेयर करोगे, ठीक है। तो एनसीएम जो है आपका, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये आप सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ला सकते हो, राज्यसभा के अंदर लाने का इसमें प्रोविजन नहीं है। एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका सिंपली मतलब ऑब्वियसली आपको पता होगा, जब पार्लियामेंट या लोकसभा को ऐसा लगता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या जो गवर्नमेंट इन पावर है, दे डोंट हैव द ट्रस्ट ऑफ द नेशन, एंड देन दे कैन बी सिंपली थ्रोन आउट बिकॉज ऑफ देयर इनएफिशिएंसी और देयर लेट्स से करप्शन और देयर इनकॉम्पिटेंसी। किसी भी रीजन के बेसिस पे अगर लोकसभा को लगता है कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और जो गवर्नमेंट है दैट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट इनफ और दे डोंट हैव द सपोर्ट ऑफ द नेशन, तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला के किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोविज़न है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए अभी, मतलब अभी क्या सिर्फ लोकसभा के अंदर ही आपका रेजोल्यूशन आ सकता है। रेजोल्यूशन कैन बी बॉट ओनली इन लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा, ठीक है। ऑब्वियसली लोकसभा को आपको आपका हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, ठीक है। और राज्यसभा जो है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, दैट इज़ योर हाउस ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा है, जिसके अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी बॉट इन लोकसभा एंड वंस पास्ड इन लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिख लो, देयर इज नो रोल ऑफ राज्यसभा अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। मतलब राज्यसभा के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट के किसी भी जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन ला रहा है तो वो राज्यसभा के पास पावर नहीं है। ओनली लोकसभा हैज़ द पावर ऑफ एनसीएम, दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, एंड थ्रू दैट ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी क्वेश्चन और कैन बी थ्रोन आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। दिस इज योर वेरी फर्स्ट स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, ठीक है। नाउ सेकेंड इज योर मनी बिल, ठीक है। वैसे हम नेक्स्ट प्रोबेबली लेक्चर के अंदर जो डिफरेंट टाइप के बिल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपका फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, अमेंडमेंट एक्ट्स और ऑर्डिनरी बिल का प्रॉपर एक चार्टर फॉर्मेट में समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो उसमें कौन ला सकता है, क्या मेजॉरिटी चाहिए, अगर लोकसभा में आ रहा है तो राज्यसभा के पास कितनी पावर है, वो सारी चीज़ें डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। बट अभी के लिए ये समझो कि जो मनी बिल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गेट्स फर्स्टली अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट असेंट देते हैं कि हाँ भाई जो भी बिल आ रहा है लोकसभा के अंदर वो मनी बिल है या नहीं, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया तो वो बिल आपका मनी बिल कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट का असेंट मैंडेट है, ठीक है। सो फर्स्टली इट गेट्स अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही उसको लोकसभा में लाया जाता है, और अगर लोकसभा से वो पास हो गया तो राज्यसभा के पास कोई खास प्रोविजन बचता नहीं है, ठीक है। उस बिल को मतलब उसको रिजेक्ट करने के लिए, एडिट करने के लिए या वापस भेजने के लिए,
लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन होते हैं, 14 डेज, ठीक है। उन 14 दिन के अंदर या तो राज्यसभा उसको पास कर देता है, ठीक है, या फिर कुछ सजेशंस के लिए लोकसभा को भेज सकता है वापस, वो भी इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर द लोकसभा, ठीक है, टू एक्सेप्ट द चेंजेस विच इज सजेस्टेड बाय द राज्यसभा। लोकसभा को पसंद आया तो वो राज्यसभा के रिकमेंडेशंस एडिट कर सकता है, अदरवाइज वो सिंपली राज्यसभा का जो भी सजेशन है वो अवॉइड करके वो सीधा बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल पावर है लोकसभा के पास जो राज्यसभा के पास नहीं है, ठीक है। सो इसके अंदर लिख लो, इन राज्यसभा there is no provision for voting against the money bill and only discussion can happen in the Rajya Sabha, ठीक है, full stop. After money bill is passed in Lok Sabha, bill is sent to the Rajya Sabha which has 14 days, ठीक है, which has 14 days to either pass it or send suggestions to the Lok Sabha, full stop. Lok Sabha may or may not accept the suggestions of the Rajya Sabha, ठीक है। तो ये एक स्पेशल पावर है राज्यसभा का, सेकंड स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा व्हेन वी कंपेयर इट टू द राज्यसभा, ठीक है। थर्ड जो है आपका वो ऑब्वियसली जो इमरजेंसी का केस है, हमने पढ़ा था कि आपके इमरजेंसीज को हर 6 महीने के अंदर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो अगर किसी भी इमरजेंसी को कट शॉर्ट करना है तो लोकसभा कैन सिंपली पास अ रेजोल्यूशन, ठीक है। तो अगर लोकसभा में वो रेजोल्यूशन पास होता है तो इमरजेंसी का जो टाइमलाइन है वो इवेंचुअली कट शॉर्ट करके इमरजेंसी को हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो इसको लिख लो, लोकसभा कैन कट शॉर्ट ऑन गोइंग इमरजेंसी एज द रेजोल्यूशन कैन बी बॉट एंड पास इन द लोकसभा ओनली, ठीक है। वो बात अलग है, अगर लोकसभा पूरी डिसॉल्व पड़ी है तो राज्यसभा के पास जाता है, बट अगर फुल फ्लेज लोकसभा है तो राज्यसभा की नीड नहीं है। लोकसभा से अगर रेजोल्यूशन पास हो गया तो दैट वुड बी इनफ टू कट शॉर्ट द इमरजेंसी, ठीक है। चौथा लिख लो, चौथा इज योर फाइनेंशियल बिल। इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा व्हाट इज फाइनेंशियल बिल, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोविजन है जो आपका जॉइंट सिटिंग का होता है, जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। जो जॉइंट सिटिंग होती है वो जो आपका हेड करता है वो आपका इज हेडेड बाय लोकसभा स्पीकर ओनली, ठीक है। जो जॉइंट सिटिंग होती है वो जो आपका हेड करेगा दैट इज योर लोकसभा का स्पीकर ओनली, ठीक है। ऑब्वियसली उसके अंदर एक प्रोविजन है कि इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल प्रिसाइड ओवर द सिटिंग, ठीक है। तो इसको लिख लो, इन एब्सेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। अगर जॉइंट सिटिंग हो रही है और लोकसभा का स्पीकर और लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही नहीं है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन will preside over the joint sitting, ठीक है, ठीक है। ये कुछ स्पेशल पावर्स थे, मतलब प्रोविजंस थे लोकसभा के व्हेन वी कंपेयर टू द राज्यसभा, ठीक है। सो और आगे कुछ प्रोविजंस लिखो। देखो अब इसमें क्या है कि जो लोकसभा का स्पीकर है वो जो भी एक्शन लेता है ऑन, मतलब जो भी उसके जो ऑफिशियल पावर्स हैं उस ऑफिशियल पावर्स में लेट्स से उसने मनी बिल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेट्स से अगर प्रेसिडेंट मनी बिल अगर लोकसभा के स्पीकर ने एक्सेप्ट ही नहीं करा तो ऐसा नहीं है कि आप लोकसभा के स्पीकर के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर केस डाल दोगे, क्योंकि वो उसका प्रोविजन है, वो उसके पावर और राइट्स के अंदर है, तो उसके एक्शंस को आप क्वेश्चन कर सकते हो बट नॉट द लोकसभा स्पीकर, समझ रहे हो। तो अगर इफ द पर्सन इज ए और उसने बोला कि भाई
मैं मनी बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप कोर्ट के अंदर इस वाले एक्शन को लेके जा सकते हो. एक्शन कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड नॉट द स्पीकर. ठीक है, फंडा क्या है कि इस एक्शन को जो हमारा लोकसभा का स्पीकर है, ठीक है, वो ए है. ठीक है, ए ने बोला कि भाई जो मनी बिल है मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दैट इज नॉट अ मनी बिल फॉर मी. तो इसका जो एक्शन था ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग दैट मनी बिल, वो क्वेश्चन हो सकता है कोर्ट के अंदर. बट अगर उसने किसी भी मनी बिल को एक्सेप्ट नहीं करा तो दैट इज नॉट द केस कि आप लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट ही कोर्ट के अंदर केस डाल दो कि भाई इस बंदे ने मनी बिल को एक्सेप्ट नहीं करा तो अब मैं इसके अगेंस्ट केस डाल रहा हूँ. ऐसा नहीं है, बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो ऑब्वियसली जो एक्शंस वो ले रहे हैं वो ऑफिशियल पावर्स के साथ ही ले रहे हैं एंड ही इज़ एलिजिबल टू टेक द डिसीजन. उस डिसीजन को आप क्वेश्चन कर सकते हो रादर देन द पर्सन. ठीक है, तो इसमें लिख लो एक्शन ऑफ स्पीकर कैन बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट स्पीकर कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. सो जो एक्शन था इसका कि भाई मनी बिल को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, दैट कैन बी क्वेश्चन बट नॉट द पर्सन. आप स्पीकर को कोर्ट के कटघरे में लाके खड़ा करके पूछ नहीं सकते कि भाई तुमने ऐसा क्यों करा. ठीक है, उसने जो एक्शन लिया आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, इसमें नेक्स्ट लिखो और स्पीकर लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द हाउस फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द हाउस इटसेल्फ. ठीक है, तो जो भी आपका लोकसभा के स्पीकर्स मतलब लोकसभा का जो स्पीकर है उसका जो इलेक्शन होता है दैट इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द एमपीज ओनली. ठीक है, तो लिख लो इसको, स्पीकर लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द हाउस फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द हाउस. ठीक है, फुल स्टॉप. ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड परफॉर्म्स 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस. ठीक है, उसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लोकसभा स्पीकर. ऑब्वियसली बात है, ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ, फर्स्टली he is the presiding officer of लोकसभा. ठीक है, ऑफ द हाउस. ठीक है, एंड ऑल्सो जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट हेड भी लोकसभा का स्पीकर ही होता है. ठीक है, बेसिकली लोकसभा सेक्रेटेरिएट क्या है, आपके जो हाउस की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी वेरिफिकेशंस हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को जो हेड करता है वो आपका लोकसभा का सेक्रेटेरिएट ही है. ठीक है, और उसका जो हेड होता है दैट इज योर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा. ठीक है, वो इवेंचुअली आता है लोकसभा स्पीकर के अंडर ही है. तो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लोकसभा स्पीकर इज फर्स्टली ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा. ठीक है, दैट इज वेरी वेल अंडरस्टूड. एंड सेकेंडली लोकसभा सेक्रेटेरिएट का जो हेड है वो लोकसभा का स्पीकर ही कहलाता है. ठीक है, मतलब उसके अंडर ही होता है सारी चीज़ें. ठीक है, इसमें नेक्स्ट लिखो, एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लोकसभा स्पीकर परफॉर्म्स सोवरेन फंक्शन फॉर विच ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, जो हमने ऊपर डिस्कस करा. इसके अलावा इन द एब्सेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर वी हैव डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा. ठीक है, प्रिसाइड्स ओवर लोकसभा इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर. ठीक है, ये वही फंक्शनरीज हैं जो राज्यसभा के केस में हमने पढ़ी थी. ठीक है, और सेम वे में जो हमने राज्यसभा में पढ़ा, अगर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों ही छुट्टी पे तो प्रेसिडेंट किसी भी एक मेंबर को इलेक्ट करके उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना सकते हैं सो दैट आपके राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स चलती रहें. राइट, तो इसमें नेक्स्ट लिख लो, इफ बोथ दैट इज योर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर is unavailable or has resigned, and if both the offices are vacant then the president will choose acting presiding officer from the Lok Sabha until election of Lok Sabha speaker and deputy speaker is done. ठीक है, तो फंडा वही है, अगर इनके ऑफिसेज if offices are vacant then president will choose the presiding officer. ठीक है, from the house.
ठीक है, इधर हाउस कौन सा है, ऑब्वियसली और लोकसभा, ठीक है। और ये कब तक हो सकता है, मतलब वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक जो वेकेंट ऑफिस है वो फुलफिल ना हो जाए, ठीक है। अब देखो डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन होता है, डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शन इज प्रिसाइडेड बाय स्पीकर इटसेल्फ, ठीक है। तो जब आपके डेप्यूटी जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, बट अभी ये समझो जब डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन हो रहा होगा उस केस के अंदर आपका स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करता है लोकसभा की प्रोसीडिंग्स और उसके जो इलेक्शंस का प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, एक्टिंग स्पीकर ऑफ लोकसभा चूजन बाय द प्रेसिडेंट विल बी इन ऑफिस अंटिल इलेक्शन ऑफ स्पीकर्स / डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट डन, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट। अब देखो रेजिग्नेशन का क्या सीन है, रेजिग्नेशन का बहुत सही सीन है। स्पीकर रेजिग्नेशन देगा डेप्यूटी स्पीकर को एंड डेप्यूटी स्पीकर रेजिग्नेशन देगा स्पीकर को, ठीक है। लिख लो इसको, द स्पीकर विल एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू द डेप्यूटी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर विल एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू द स्पीकर, ठीक है। आपस में ही चलता रहता है इनका, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली बात है जो इलेक्टेड स्पीकर है वो आपकी रूलिंग पार्टी से होता है बाय कन्वेंशन, रूलिंग पार्टी। सो इलेक्टेड जो स्पीकर होता है वो ऑब्वियसली जिसकी मेजॉरिटी है वो ऑब्वियसली वही स्पीकर, उसी पार्टी का जो बंदा इलेक्ट या मतलब खड़ा हो रहा है लोकसभा स्पीकर के इलेक्शंस के लिए, तो वही जीतता है बाय कन्वेंशन। बट इसमें रहता क्या है कि जो इलेक्टेड स्पीकर है वो आपका रूलिंग पार्टी से होता है एंड बाय कन्वेंशन जो आपका डेप्यूटी स्पीकर है वो आपका ऑपोजिशन पार्टी से होता है, ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है। लिख लो इसको, बाय कन्वेंशन स्पीकर इज फ्रॉम एनी पार्टी, ठीक है। सॉरी इसके अंदर किसी भी पार्टी से हो सकता है, बट इफ द स्पीकर इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी देन द डेप्यूटी स्पीकर शुड बी फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी इटसेल्फ, ठीक है। तो लिख लो, बाय कन्वेंशन स्पीकर कुड बी फ्रॉम एनी पार्टी बट इफ द स्पीकर इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी देन द डेप्यूटी स्पीकर विल बी फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है। ये आपस में लिंक्ड है। तो अगर स्पीकर आपका रूलिंग पार्टी से है तो आपका डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से होगा ही होगा, बट अगर रूलिंग पार्टी से स्पीकर नहीं है, नॉर्मल किसी बंदे को जो नॉर्मल कोई बंदा इलेक्शन जीत के स्पीकर बना है, तो उस केस में ये रूल फॉलो अप नहीं होता, मतलब हो सकता है बट बाय कन्वेंशन इट इज़ दैट कि ये ना कन्वेंशन है, ठीक है। सो बाय कन्वेंशन ओनली अगर स्पीकर रूलिंग पार्टी से है तो ऑपोजिशन पार्टी का बंदा आपका डेप्यूटी स्पीकर बनेगा, ठीक है। अब इसमें रिमूवल क्या है, रिमूवल दोनों के केस में आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज़ होता है, ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी हम पढ़ चुके हैं, टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 वाला, ठीक है। तो लिख लो, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा बाय पासिंग द रेजोल्यूशन विद इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी अप्लाई हो रही है आपके दोनों के लिए, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली ये रेजोल्यूशन ही निकल रहा है, ठीक है। अब ये रेजोल्यूशन के थ्रू ही आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी अगर अप्रूव होती है तो आपका स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को निकाला जा सकता है, बट ये जो रेजोल्यूशन है इट नीड्स टू बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 मेंबर्स, एटलीस्ट 50 MPLS शुड सपोर्ट द रेजोल्यूशन, ठीक है। ऑल्सो प्लस 14 days एडवांस नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को, ठीक है। जिसके अगेंस्ट भी आप रिमूवल का रेजोल्यूशन ला रहे हो उसको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि भाई 14 दिन बाद हम एक ऐसा रेजोल्यूशन ला रहे हैं, ठीक है।
और इसके बेसिस पे अगर उस रेजोल्यूशन को 50 से ज़्यादा मेंबर्स सपोर्ट करें कि हाँ भाई इस बंदे को निकालना है, तो फिर वो रेजोल्यूशन इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तब जाके आपका स्पीकर या लोकसभा मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, तो इसको लिख लो। लास्ट वी रोट कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा बाय पासिंग द रेजोल्यूशन विद इफेक्टिव मेजोरिटी. Next you write, however, such a resolution must be supported by at least 50 members of the House, and before working on the resolution, a 14 days advance notice must be served to the officer who needs to be removed. ठीक है, तो ये यहाँ पे कंक्लूड करा है. ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है जो वोटिंग के राइट्स होते हैं. ठीक है, वोटिंग राइट्स इन केस ऑफ रिमूवल. ठीक है, सो ऑब्वियसली जब अगर रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर आपके प्रिसाइड नहीं कर सकते लोकसभा का सेशन. ठीक है, बट इवेंचुअली दे कैन वोट. स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर can vote in first instance. ठीक है, देखो इंस्टेंस वाला राज्यसभा से हमने देखा था कि भाई आपका 50-50 के केस के अंदर ही चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन वोट कर सकते हैं. ठीक है, वो भी टाई ब्रेकर के केस में. बट इस केस के अंदर अगर जो वोटिंग हो रही है उसमें लोकसभा का जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है वो वोट कर सकता है ऑन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस ओनली. ठीक है, वो जब रेजोल्यूशन निकल रहा है रिमूवल का उसको प्रिसाइड नहीं कर सकता. ठीक है, तो इसको लिख लो, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड द सेशन फॉर द रिमूवल, फुल स्टॉप. हाउएवर दे कैन वोट बट द वोटिंग मस्ट बी डन इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड नॉट आफ्टर अ टाई. ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा स्पीकर डिस्कस करेंगे. ठीक है, और स्पेशल पोजीशन भी, स्पेशल पोजीशन ऑफ लोकसभा स्पीकर. ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ द टर्म ऑफ लोकसभा. 5 साल का होता है तो 5 साल से कम में क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट गिर गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया, उस केस में क्या रहता है. इमरजेंसी के केस में 5 साल से ज़्यादा भी टेन्योर हो सकता है. केयर टेकिंग गवर्नमेंट भी आपकी रोल प्ले कर सकती है. वो सारी चीज़ें हम टर्म ऑफ लोकसभा में डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में आपका ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 4 टाइप के बिल्स पे प्रॉपर डिस्कशन करेंगे. विल ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेडलॉक, फाइनेंशियल बिल. ठीक है, एंड द सेशन ऑफ पार्लियामेंट. तो ये सारी चीज़ें लाइंड अप है अगले कुछ लेक्चर्स के लिए. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं तो आई होप यू आर लाइकिंग द कंटेंट. प्लीज़ शो सम सपोर्ट. So this is all for today. Keep working hard, keep learning. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.